हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए घर की जिम्मेदारियाँ छोटी बहू को दे दूँ। शाम से नहीं मान रही तो दाम दे कर दे। कैसे दाम? ये लो दीदी, 10,000 रुपए इस महीने के घर खर्च के लिए ले लो। अब बड़े भैया अकेले घर की जिम्मेदारियाँ उठाएं, ये तो नहीं देखा जाता हमसे। माँ जी, ये लीजिए बनारसी साड़ी आपके लिए लाई हूँ मैं। शाम भी काम नहीं आया, दाम भी काम नहीं आया, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो फिर दंड अपना। पीछे से पद्मिनी का लड़का राजू वहाँ आता है और तिजोरी से कुछ पैसे निकाल करके ले जाता है। राजू, ये सब तुम कहाँ से लाए? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो चाची, मैं कल तिजोरी से पैसे तुमने लिए? राजू ये सुन के जोर जोर से रोने लगता है। घर की चाबियां क्या मिल गई, खुद को मालकिन ही समझने लगी हो तुम तो। अरे खुद के दम पर करके खाओ, तब पता चले आटे दाल का भाव। भाइयों के पैसे पर तो हर कोई मौज कर लेता है। ये रोज रोज के ताने अब नहीं सुने जाते। मंजली दीदी घर की चाबियां चाहती हैं तो उन्हें सौंप कर हम यहाँ से चले जाते हैं, पर वो दोनों अलग घर के लिए निकल पड़ते हैं। पद्मिनी खुश होकर अपनी बहन को फोन करती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसे कहते हैं एक निशाने से दो शिकार। चाबियां भी मिल गई और रुक्मिणी से भी पीछा छूट गया। उधर रुक्मिणी किराए के छोटे से घर में आ गई थी, पर अब उस पर घर का काम ज्यादा नहीं था। वो घर के सारे काम सुबह उठकर ही पूरे कर लेती और फिर कविता को स्कूल छोड़ने जाती। क्यों ना मैं अपने खाली समय में अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं? ठीक है, मुझे भी पास में एक दुकान में काम मिल गया है। रुक्मिणी घर में ही एक छोटी सी कोचिंग खोल लेती है। श्याम भी दुकान के बाद उसके काम में हर संभव मदद करता। धीरे धीरे रुक्मिणी की कोचिंग चलने लगी और आसपास के बहुत सारे बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। उसने जल्द ही घर की सब जरूरत का सामान इकट्ठा कर लिया। उन दोनों की जिंदगी अब जैसे पटरी पर आने ही लगी थी। और उधर पद्मिनी चाबियां लेकर जितनी खुश हुई, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उतनी ही चिढ़ने लगी। पर वो कहती भी तो तुझसे, उसने खुद ही ये सब चाहा था। लगता है जिस राई से पहाड़ मैंने बनाया था वो मेरे ही ऊपर आके गिर गया है। दब गई हूँ बिल्कुल इस घर में काम के नीचे। क्या सोच रही हो? क्या सोचूं, पूरा दिन रसोई बर्तन कपड़ों में ही निकल जाता है। अपनी शक्ल देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती। बाहर धूप में बाजार कर करके मेरा फूल जैसा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। मेरे हाथ तो देखो क्या हाल हो गया है। जिन पर कभी अलग अलग डिजाइन की मेहंदी लगाती थी, अब उनसे पूरा दिन गोबर की महक ही नहीं जाती। अरे अभी तुम्हें ही तो घर की चाबियां चाहिए थी, अब चाबियों के साथ कुछ जिम्मेदारियां तो आएंगी ही। मुझसे नहीं होगा, आप एक नौकरानी लगवा दो, थोड़ी तो मदद हो जाएगी। कोई नौकर 10,000 से कम में तैयार कहाँ होगा इतने बड़े घर के काम के लिए? और इतने अगर हम नौकर को ही देंगे तो फिर हमारे पास ही क्या बचेगा? अगर नहीं लगवाया तो मैं ही नहीं बचूंगी। हाँ, मायके जाए हुए भी पूरा महीना होने को आ गया है। मुझे तो मेरी माँ की याद आ रही है। चाहे कोई सस्ती सी लगवा दो, पर लगवा दो जल्दी ही। अरे ठीक है, समझ गया। ये लो 3,000 रुपए। अभी इतने में कोई नौकरानी मिलती है तो रख लो। 5,000 से कम में कोई तैयार नहीं होता। सस्ते के चक्कर में वो एक नासमझ सी नौकरानी को रख लेते हैं और वो 3,000 में ही मान जाती है। नौकरानी अगले दिन से काम पर आ जाती है। अरे वाह, बड़े जोरों की खुशबू आ रही है। नींबू का शरबत बनाया है तूने? नींबू कहाँ से लाई? अरे वो तो रसोई में रखा था ना बीबी जी, उस पर नींबू बने थे, नींबार। उसमें 100 नींबुओं की शक्ति है, उसी से बना लिया। तू और किसी को तो नहीं दिया ना? जाकर फेंक उसे। नौकरानी अब घर का सारा काम करती और सारे सामान भी वही लाती। पढ़ी लिखी ना होने की वजह से वो हिसाब में कच्ची थी और पद्मिनी का भी हिसाब किताब उससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था।
अब तो पैसे का पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं। मजबूरी में पद्मिनी को उसके साथ निभाना पड़ रहा था। जैसी भी थी कुछ तो मदद उसे मिल ही रही थी। उसको हर समय नौकरानी की निगरानी रखनी पड़ती कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। सास ससुर और सोनू का काम तो बड़ी बहू देख ले रही थी, पर बच्चों को भी पढ़ाने का काम पद्मिनी के सर ही आ पड़ा। बच्चे उससे दुनिया भर के सवाल पूछते और वो जवाब ही नहीं दे पाती। माँ, ताजमहल किसने बनवाया है? कारीगरों ने। चाची, सलीम कौन थे? दिलीप कुमार। माँ, हमारे पेपर आने वाले हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। छोटी चाची कितना अच्छे से पढ़ाती थी ना हमको। अरे मैं तुम्हारी चाची से अच्छा टीचर रखूंगी पढ़ाने के लिए। पद्मिनी शाम को अपने पति से कहती है, सुनो जी, एक अच्छा टीचर रख दो घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। घर के तुम्हारे नौकरानी के खर्चे के बाद कुछ बचता ही कहाँ है। जैसा भी मिले लगवा दो, मुझसे नहीं दिमाग मारा जाता इनकी किताबों में। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं इनकी किताबें पढ़ पढ़ के। अच्छा ठीक है, ये लो 2000 रुपए, यही है मेरे पास। 2000 रुपए में कोई भी घर आकर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तो पद्मिनी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक सस्ता टीचर रख लेती है। फिलहाल के लिए तो उसका पढ़ाई से पीछा छूट ही गया था। हर वक्त सच सवर कर रहने वाली पद्मिनी को आज पहचानना भी मुश्किल था। मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, दिवाली भी आने वाली है, कुछ और भी खर्चे हैं। तुम तो जानती ही हो कुछ नहीं बच रहा इस महीने का। नौकरानी, फिर ये ट्यूशन का टीचर। पद्मिनी मन मारकर रह जाती है। बीबी जी, ये फोटो में कौन है? मैं ही हूँ। हाय हाय बीबी जी, आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो। बस इस घर के काम के बोझ ने ऐसी हालत कर दी है मेरी, और ऊपर से सारा मेकअप का सामान भी खत्म हो गया है। बस इतनी सी बात, मैं ऐसा देसी उपटन बनाऊंगी कि बिल्कुल चमक उठोगी। अच्छा सच में? हाँ, मैं अभी बना के लाई। नौकरानी थोड़ी देर में अपना उपटन बना के लाती है और पद्मिनी के ऊपर लगा देती है। वाह, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या मिलाया है इसमें? पास वाले तालाब की मिट्टी और गौमूत्र। इतना सुनते ही पद्मिनी उछल पड़ती है और सीधा बाथरूम में जाकर ही रुकती है। कभी इतने महंगे महंगे मेकअप के सामान लगाती थी और आज ये दिन आ गए हैं। अब तो उसे रह रहकर रुक्मणी की याद आती। घर में रुक्मणी की कमी सभी को खल रही थी। रुक्मणी के जाने से मानो इस घर की बरकत ही चली गई। ना घर में साफ सफाई, न खाने पीने का वक्त, और बच्चों का तो पढ़ाई से बिल्कुल नाता ही टूट गया है। पढ़ाई से याद आया, आज तो बच्चों का नतीजे का दिन है। साधना पद्मिनी को साथ लेकर बच्चों के स्कूल जाती है। लगता है घर में कोई बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता। सोनू तो पास हो गया है पर राजू फेल हो गया है। राधा भी जैसे तैसे ही पास की है। कविता ने कक्षा में टॉप किया है। उसकी माँ सच में बहुत मेहनत करती है उसके साथ। ऐसे कैसे फेल हो गया मेरा बच्चा? आप खुद ही कॉपी देख लीजिए। साधना और पद्मिनी बच्चों की कॉपी देखते हैं। पद्मिनी और साधना घर आ जाती है। क्यों रे नलायक, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। सोनू भी पास हो गया और तू? उसको तो चाची ने पूरे साल की पढ़ाई करा दी थी ताकि वो काम में भी लगा रहे और ज्यादा खेलने की जिद भी ना करे। हाँ छोटी माँ, हमारे ट्यूशन के गुरुजी कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। कुछ पूछो तो पिटाई की धमकी देते थे। अब इसमें बच्चों की भी क्या गलती? हमें भी इन्हें देखते रहना चाहिए था। यहाँ खुद की शक्ल देखने की फुर्सत नहीं, किस किस को देखूं मैं? इतना कहकर पद्मिनी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। पद्मिनी कामकाज ठीक से नहीं संभाल पा रही थी, जिस वजह से बड़ी बहू को भी उसके साथ लगे रहने पड़ता, और इसी चक्कर में वो सोनू का ध्यान नहीं रख पाती। कुछ दिन बाद श्याम अपने परिवार से मिलने घर आता है। तभी राधा दौड़ती हुई आती है।
अम्मा, अम्मा, सोनू भैया खेलते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। कहा था इससे कि ज्यादा ना खेले। श्याम जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाता है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सोनू को बहुत ज्यादा देखभाल और इलाज की जरूरत है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। आप जल्दी से शहर में किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए इसको। बिना जान पहचान के तो शहर में कोई डॉक्टर सीधे मुंह बात भी नहीं करता। भैया आप सोनू को लेकर मेरे साथ चलिए। श्याम अपने घर पहुंचकर रुक्मणी को सब बात बताता है। मैं जिन बच्चों को कोचिंग देती हूँ उनमें से एक लड़की के पिताजी एक बहुत अच्छे डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर हैं। रुक्मणी उनसे बात करती है और वो उसकी तुरंत मदद करते हैं। डॉक्टर सोनू को अपने यहाँ एडमिट करता है और उसका अच्छे से इलाज करता है। रुक्मिणी भी पूरा समय हॉस्पिटल में सोनू की देखभाल में ही लगी रहती, जिससे सोनू जल्दी ही ठीक हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। दिवाली से एक दिन पहले सारा परिवार रुक्मिणी के घर आता है। बेटा श्याम, बहू रुक्मिणी, अब तुम दोनों घर वापस चलो। हाँ छोटी, मुझे भी मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि तुम कितना कुछ करती थी घर के लिए, और वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। आज तुम ना होती तो हम सोनू को खो देते। दीदी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो, अगर मैं यहाँ ना होती आज तो सोनू को कैसे बचा पाती। तू यहाँ ना आती तो घर की ये हालत ही ना होती। जिस तरह राम सीता लौटे थे दिवाली पर, तुम भी घर चलो और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अगले दिन दिवाली पर श्याम और रुक्मिणी फिर से अपने परिवार वापस आ जाते हैं। पूरा घर उनके स्वागत के लिए सजा हुआ था। सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।